की हिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है संस्कृतियों का टकराव। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में ही बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे, जिसमें हमने एज़टेक जन समुदाय के बारे में पढ़ा था और उसके सामाजिक विशेषताएं पढ़ी थी, तथा हमने आरावाकी लोगों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी और उनके किस प्रकार से उनको शिक्षित किया जाता था, लड़कों लड़कियों में किस प्रकार से उच्च वर्ग के लोग जो अलग पढ़ते थे और जो नीचे लोग होते थे या फिर कमज़ोर व्यक्ति होते थे, उनके बच्चे कहीं और पढ़ा करते थे। इसी के साथ साथ हम आगे के टॉपिक्स क्लियर करेंगे। आगे का जो मेन टॉपिक पाया जाता है वो है माया संस्कृति। इसमें ज़्यादा कुछ आपकी किताब में दिया नहीं गया है। इसको टॉपिक को आप ज़्यादा इसको रिकवर मत करना, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी है। इससे क्वेश्चन ज़्यादा बड़े नंबर से नहीं पूछे जाते आपसे। आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि माया संस्कृति के बारे में आप कुछ अपना या रवैया बताएं। तो माया लोग जो होते थे, माया लोग संस्कृति के जो थे वो 11वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान मेक्सिको में फली फूली थी। ठीक है, इस संस्कृति का जो है टाइम पीरियड है वो 11वीं से 14वीं शताब्दी है। इतने तक फली फूली थी। एक मक्का की खेती उनकी सभ्यता का मुख्य आधार मानी जाती है तथा उनके कई धार्मिक क्रियाकलाप और उत्सव मक्का बोने, उगाने और काटने से जुड़े होते थे। खेती करने के तरीके विकसित और कुशलतापूर्वक थे, जिनके कारण खेतों में बहुत ज़्यादा अधिक पैदावार भी होती थी। इससे शासक वर्ग, पुरोहित और प्रधानों को एक उन्नत संस्कृति का विकास करने में सहायता प्राप्त हुआ। माया लोगों की जो वास्तुकला, जो खगोल विज्ञान और गणित के जो क्षेत्र थे, वो काफ़ी ज़्यादा सफलताएं पाई गई थी। मतलब कि उन लोगों ने इन सब चीज़ों में सफलताएं प्राप्त कर चुकी थी। जो माया लोग थे, उनके पास एक चित्रात्मक लिपि थी। वो चित्रों के माध्यम से अपनी जो भी अपनी भाषा की आम बोलचाल की भाषा उनको वो रखते थे, वो चित्रों के माध्यम से समझाने की कोशिश करते थे। परंतु इस लिपि को अभी तक पूरी तरीके से पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि उनकी लिपि जो थी वो है चित्रात्मक। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसी का सेम है, दूसरा पेरू की इंका क्वेचुआ लोगों की संस्कृति। इस चैप्टर में आप विभिन्न प्रकार की संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो याद रखना, सबकी जो संस्कृति है वो अलग अलग महाद्वीपों में बसी हुई है, या फिर कुछ समझ लीजिए थोड़े थोड़े मील पर बसी हुई है। तो हर एक संस्कृति को ध्यान में रखते हुए उसके बारे में जानकारी लेना, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को मिक्स करते हो तो ये आपको ही पेपर में तकलीफ देने वाली है। तो जो नेक्स्ट संस्कृति पाई जाती है वो है पेरू की इंका, जिसे जहाँ के लोगों को हम केचुआ भी कहते हैं। जो पेरू या केचुआ संस्कृति की जो विशेषताएं मानी जाती हैं वो है सबसे बड़ी संस्कृति। माना जाता है कि इंका या केचुआ लोगों की जो संस्कृति है वो दक्षिणी अमेरिका की संस्कृतियों में सबसे बड़ी थी। इंका साम्राज्य इक्वेडोर से चिली तक 3000 मील में फैला हुआ था। यदि इसके केंद्रीकृत साम्राज्य की बात करें तो सारी शक्तियाँ जो थी वो राजा में निहित थी। प्रत्येक कबीले का अपना स्वतंत्रता शासन होता था, जो वरिष्ठ को सभी सभा द्वारा चलाया जाता था। राजा के प्रति प्रत्येक कबीला निष्ठावान होता था। इस साम्राज्य की जनसंख्या 10 लाख के आसपास पाई गई थी। उच्च उच्च काटी के भवन निर्माता। लिंका लोग उच्च काटी के भवन निर्माता थे। उन्होंने पहाड़ों के बीच में सड़क बनाई, पहाड़ों को काट काट कर उसमें से एक सड़क का रास्ता निकाला, शिल्प पट्टियों को तराश कर किले बनाए। वे श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग किया। इस प्रकार से उन्होंने विभिन्न प्रकार से आर्किटेक्ट का काम भी उन्होंने किया था। कृषि की बात करें तो इनका लोगों का कृषि का ज्ञान था। उनको कृषि कैसे की जाती है, कैसे नहीं की जाती, उनको इस सभी चीज़ों का ज्ञान था। ज़मीन खेती के लिए उपजाऊ नहीं थी, इसलिए पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेत बनाए गए। जल निकासी और सिंचाई की प्रणालियों को विकसित किया गया। इनका लोग मक्का और आलू उगाते थे। कला क्षेत्र में उन्नति। उनकी बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला उच्च श्रेणी की थी। उनकी लेखन प्रणाली नहीं थी, लेकिन डायरियों पर गांठें लगाकर गणितीय इकाई का हिसाब रखा जाता था। खोज काल क्या होता है या खोज काल को क्या कहा जाता है? 15वीं और 16वीं शताब्दी में भौगोलिक खोजों के मुख्य कारण कौन कौन से थे? करेक्शन आप सब कर लेना, क्योंकि करेक्शन के टाइपिंग में करेक्शन खराब हो चुका था।
खोजकाल 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान अनेक नए व्यापारिक मार्गों और संचार के कई नए देशों की खोज की गई। इसे ही खोजकाल कहा जाता है। खोजकाल के अंतर्गत एक ऐसा काल जिसमें बहुत सारी चीज़ों की खोज की गई हो, या व्यापारिक मार्ग के लिए, व्यापार के लिए एक रास्ता खोजा गया हो, या फिर नए नए देशों के संपर्क करने के लिए रास्ते खोजे गए हो, या फिर कोई अमूल्य चीज़ों को ढूंढने के लिए रास्ते खोजे गए हो, तो इसी को खोजकाल कहते हैं। नए नए मार्गों और नए नए देशों की खोज निम्नलिखित कारणों से की गई थी। पहला जो कारण बताया जाता है, स्पेन और पुर्तगाल के शासक समुद्री खोज के लिए धन देने को बेताब रहते थे, या धन लेने के बेताब रहते थे, क्योंकि उनके सिर पर सोना चांदी और धन दौलत का पाने का एक भूत सवार हो रखा था, या फिर धुन सवार हो रखा था। पुराने व्यापारिक मार्ग पर तुर्कों ने 1453 ईस्वी में अधिकार कर लिया था, इसलिए उस मार्ग से व्यापार करना असंभव माना जाता है। इसलिए नए मार्गों की खोज की गई थी। धन प्राप्ति और व्यापार को बढ़ाने के लिए लोगों का ध्यान नए नए देशों और नए नए मार्गों की खोज की तरफ आकर्षित हुआ, जिससे खोजकाल को बढ़ावा मिला। पुनर्जागरण के कारण लोग अब बहुत साहसी बन गए और उनमें दूर दूर की यात्रा करने का भी साहस और उत्साह पैदा हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप नए देशों की खोज होने लगी। वही मुख्य बिंदु से ये हमें पता चलता है कि जो हमारे खोज काल में जो खोजें की गई थी वो किन किन कारणों से की गई थी। ये चारों कारणों की वजह से इसके अलावा भी बहुत सारे कारण ऐसे माने जाते हैं जो खोज काल को बढ़ावा दिया, जिनसे खोज काल को बढ़ावा मिला, या फिर ऐसे लोग जो लालची थे, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को साहसी मानते थे और पूरे दुनिया में राज करना चाहते थे, उन लोगों ने भी बहुत सारे तरीके अपनाए थे मार्गों को ढूंढने के लिए। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है दक्षिण अमेरिका की खोज, यूरोपीय उपनिवेशवाद के विकास को कैसे जन्म दिया। मतलब कि दक्षिण अमेरिका की खोज से यूरोपीय उपनिवेश को कैसे जन्म दिया। अब इसके जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कहा जा सकता, बट आपको पढ़ना ज़रूरी है। बिना पढ़े आप एग्जाम में जाओगे तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ले पाओगे। यूरोप के देश विशेषकर स्पेन और पुर्तगाल सोने चांदी के लालची थे। हम इस चैप्टर में ज़्यादातर हम दो ही लोगों की बात करेंगे, कि स्पेन की, पुर्तगाल की। जैसे कि आपको पता है कि स्पेन ने अमेरिका को रेड इंडियन कहा था, और जो पुर्तगाली थे उन्होंने भारत की खोज की थी। एक्चुअली भारत की खोज इन्होंने नहीं की थी, इनको लगता है कि इन्होंने भारत की खोज की थी, क्योंकि भारत तो पहले से एक स्थिर देश था, एक स्थायी रूप से एक देश था, या देश है। तो इन्होंने खोज नहीं की थी, इनको लगता है कि हाँ हम वहाँ पे पहुँच गए तो मैंने खोज कर लिया आधे भारत की। भारत में पहले से ही बहुत पहले से ही विदेशों से आयात निर्यात का कार्य होते आते आ रहा था। यूरोप के देश विशेषकर स्पेन और पुर्तगाल सोने चांदी के लालची थे। उन्हें दक्षिण अमेरिका में भारी मात्रा में सोना मिलने की आशा थी। अमेरिका की खोज का श्रेय स्पेन और पुर्तगाल को जाता है। वहां से इन दोनों देशों को इतनी बड़ी मात्रा में सोना चांदी मिला कि यूरोप के बाकी देश, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड हॉलैंड, इटली आदि हैरान रह गए। जो कि मतलब कि एक मान के चलो, ये लोग इतने ज़्यादा लालची थे कि इन्होंने इतना सोना इकट्ठा किया, इतना चांदी इकट्ठा किया कि ये सारे जो आपको गिने चुने देश बताए गए, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड को पहले नीदरलैंड कहा जाता था। ये मार्क कर लेना, अगर आपको जीके के क्वेश्चन कीजिए तो याद रखना, हॉलैंड को पहले नीदरलैंड कहते थे। ये सब ना हैरान हो गए थे कि इतने सारे सोना चांदी कैसे इन्होंने ढूंढ निकाला। तो इसी से उनको अमीरी, मतलब होता ना कि हमारा वर्चस्व ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सोना चांदी हैं। सोना चांदी पाने और अमीर बनने के लालच में यूरोप के बाकी देशों को भी वहाँ पे बढ़ावा मिला और बसने की एक उम्मीद जगी थी। यूरोप के देशों ने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को अपने अधिकार क्षेत्रों में बांट दिया और अनेक प्रदेशों पर कब्जा कर लिया, जिससे उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। अमेरिका की खोज से यूरोप में सोने चांदी की बाढ़ सी आ गई, जिससे यूरोप के देश बहुत अमीर हो गए। इस पैसे का इस्तेमाल करके यूरोप ने उद्योग और व्यापार को खूब बढ़ाया। अब उन्होंने अपना मशीनी माल बेचने के लिए बाजारों की जरूरत थी, पर क्या था, यूरोप देशों ने अफ्रीका और एशिया के अनेक देशों पर कब्जा कर लिया और अपना मशीनी माल इन देशों में खूब बेचा। राज्य की स्थापना। स्पेनी साम्राज्य का विस्तार बारूद, घोड़ों और सैन्य शक्ति के कारण हुआ था। मतलब कि उनकी जो सैनिक शक्ति थी काफी ज्यादा मजबूत थी। स्थानीय लोगों को उसके बदले या तो नजराना देना पड़ता था, या फिर सोने और चांदी के खानों में काम करना पड़ता था।
प्रारंभ में वहां छोटी बस्ती बसाई गई जिसमें रहने वाले स्पेनी लोग स्थानीय मजदूरों पर नजर रखते थे। स्थानीय प्रधानों को नए नए प्रदेशों और सोने के नए नए स्रोत ढूंढने के लिए भर्ती किया जाता था। सोने के लालच से काफी गंभीर हिंसक घटनाएं भी भड़की, जिनका स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया था। स्पेनी विजेताओं को कठोर आलोचक कैथोलिक भिक्षुक और बार्टोलोम डी लास कैलास ने कहा है कि स्पेनी लोग प्राय अपनी तलवारों की धार अस्वाकों के नंगे बदन पर आजमाते थे। किस प्रकार से अमेरिका में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना हुई। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो समुद्री यात्राओं या भौगोलिक खोजों के प्रभाव। समुद्री यात्राओं मतलब कि समुद्र की यात्रा करते करते किन किन भौगोलिक क्षेत्रों की खोज की गई थी, इसमें इसका प्रभाव बताया गया है। समुद्री यात्राओं के कारण नए नए मार्गों और नए नए देशों की खोज होने लगी, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला। नए देशों की खोज से यूरोप में सोने चांदी की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे व्यापार और औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। व्यापार की उन्नति और नए देशों की खोज के कारण उपनिवेशवाद को भी बढ़ावा मिला। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में इन अभियानों के कारण मारकाट हुई। परिणाम स्वरूप मूल निवासी की संख्या बहुत कम हो गई, उनकी जीवन शैली का विनाश हो गया और उन्हें गुलाम बना लिया गया। दक्षिण अमेरिका में पूंजीवादी प्रणाली शुरू हो गई थी, अतः पूंजीपतियों ने आर्थिक लाभ के लिए मजदूरों का बहुत ज़्यादा ही शोषण किया और दास प्रथा भी उसको भी शुरू कर दी थी। अमेरिका की खोज से नई वस्तुएं जैसे आलू, चॉकलेट, चीनी, मछली का तेल आदि यूरोप में आने से वहाँ के लोगों का जीवन आरामदायक हो गया था। इस प्रकार समुद्री यात्रा और भौगोलिक खोजों का यूरोप के लोगों को बहुत ज़्यादा ही लाभ प्राप्त हुआ, लेकिन उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका के मूल निवासियों को इसकी बहुत बड़ी कीमत भी साथ ही साथ चुकानी पड़ी। प्रमुख नाविक और उनके खोज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि सबसे पहला ही जो नाविक माना जाता है वो कोलंबस है। कोलंबस इटली का एक प्रसिद्ध नाविक था। वह भारत का मार्ग ढूंढना चाहता था। अनजाने में उसने 1492 ईस्वी में अमेरिका को खोज निकाला, जिसे उसने रेड इंडियन का नाम दिया था। दूसरा है कैर्ब। केवल एक पुर्तगाली नाविक नहीं था, वह भी भारत को खोजना चाहता था, लेकिन तूफान आने के कारण उसका जहाज ब्राज़ील जा पहुंचा। इस तरह 1501 ईस्वी में ब्राज़ील की खोज हुई। मैगलेन भी पुर्तगाल का ही रहने वाला था। 1519 ईस्वी में उसने फिलीपाइंस द्वीप और दक्षिण अमेरिका की खोज की। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भी एक पुर्तगाली नाविक था। वह आशा आंतरिय से होता हुआ भारत आ पहुंचा। इस प्रकार 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत पहुंचने में अपनी सफलता प्राप्त की। ये 4 प्रमुख नाविक हैं जिन्होंने किसी न किसी देश की खोज की थी, परंतु स्थायी रूप से सभी एक जगह पे स्थिर थे। वो भी एक स्थायी देश थे, बट इन्होंने अपना नाम लगा दिया कि हमने इस देशों को खोजा है। दास प्रथा। अमेरिका में यूरोपीय लोगों के आने से आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। पूंजीपति अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते थे, जो कि मजदूरों का अधिक से अधिक शोषण करके कमाया जा सकता था। इसके अलावा खानों में काम करने वाले सस्ते मजदूर आवश्यकता थी या सस्ते मजदूरों की ज़रूरत पड़ रही थी। 1880 में ब्राज़ील में दास प्रथा समाप्त हो चुकी थी। अब एक ही रास्ता था कि दास अफ्रीका से लाए जाए, अतः अफ्रीका के गांव पर हमला करके वहां के लोगों को गुलाम बना लिया जाता था और उन्हें अमेरिका तथा यूरोप भेज दिया जाता था। इनको पशुओं की तरह जहाज़ों में लाया जाता था। लंबी यात्रा में इनमें से कई लोगों की तो मौत भी हो जाती थी। ऐसा कहा जाता था कि गुलाम बनाने में अफ्रीका लोग भी व्यापारियों की मदद करते थे, ताकि उनको दक्षिण अमेरिका से मक्का, कसावा, अनाज आदि प्राप्त हो सके। चैप्टर नंबर 8 यहाँ पर फिनिश होता है। इस चैप्टर में आपको सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं और टॉपिक्स के साथ साथ आपने सारे पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर लिया होगा। इसी के साथ साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। समाप्त होने से पहले मैं आप सबसे आशा करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने क्लास के ग्रुप में भी शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।